हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज़ में आज ये दूसरा वीडियो है और ये सीटेट और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे आरओ हो। तो उन सभी में ये सब जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट रहती है एनसीईआरटी। तो उसी क्रम में ये दूसरा वीडियो है और आपको हम एक बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाते हुए एनसीईआरटी बताएंगे, जिससे आपको काफ़ी रोचक लगेगा। ये नहीं कि जैसे लाइन बाय लाइन आप पढ़ते जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, हमें समझते हुए चलना है। तो ये जो आज का टॉपिक है ये है अक्षांश एवं देशांतर। तो दूसरा टॉपिक है, पहला पार्ट हो गया है टॉपिक हमारा, वो था सौरमंडल। तो ये ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो इसमें जो है कि मेनली ग्लोब के बारे में दे रखा है। ये ग्लोब है हमारा और ये दे रखा है, ये इसका अक्ष है और ये ग्लोब है। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या दे रखा है इसमें, जो है कि इस वाले पाठ में। तो कह रहा है कि पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। क्या है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है, मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह कल्पना कर सकते हैं कि कैसे दिखती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे यह दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये ग्लोब क्या है? एक प्रतिरूप है। जैसे पृथ्वी है वैसे ही इस ग्लोब को बनाया गया है। अब ये देखिए, ये पृथ्वी ऐसे, अगर ये ऐसे होती तो ये अक्ष पे बिल्कुल होती, अपनी झुकी हुई नहीं होती। लेकिन ये देखिए, ये क्या है कि ये अक्ष पे ये अपने झुकी हुई, असल में कैसे होनी चाहिए? ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन ये झुकी है ये। ठीक है, तो इसको हम जब देखते हैं तो ये यहाँ से कितना झुकी है? ये 23.5 डिग्री। कितना झुकी है? 23.5 डिग्री। ये इसका क्या है? अक्षीय झुकाव है। और जब इसकी बात करते हैं तो ये कितना है? 66.5 डिग्री। इसको बोलते हैं कक्षीय झुकाव। ये कक्षीय झुकाव है और ये वाला जो है ये इसका कितना है? अक्षीय झुकाव है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब, ये ग्लोब के बारे में जानकारी दे रखा है। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, जो मतलब की चीज़ है वो देखते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। वही जो भी हमने बताया आपको कि ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए अगर कोई चीज़ होती है तो उसका एक अक्ष होता है। ऐसे होना चाहिए था पृथ्वी का अक्ष, लेकिन पृथ्वी का अक्ष है कैसे? ऐसे है। ये पृथ्वी ऐसे है, कुछ झुका हुआ है, जबकि ऐसे होना चाहिए था। हाँ, तो अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। अब ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है तो ये जहाँ से ये गुजर रहा है और ये गुजर रहा है, तो ऊपर है तो इसका उत्तरी ध्रुव कहेंगे, उत्तरी ध्रुव, और नीचे है तो इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब पर इसकी सुई चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर। और जो ये पृथ्वी है हमारी, ये हमारी जो पृथ्वी है ये कैसे घूमती है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमती है। ये पश्चिम से चलती है और पूर्व की ओर घूमती है। ये हमें ध्यान रखना है, ये पूर्व से पश्चिम नहीं चलती, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलती है? ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो यही दे रखा है, ये आप देखते चलिए। हाँ, जिनसे होकर गुजरती है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। ग्लोब को इस सुई को पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है और अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि ये काल्पनिक रेखा है। और ये जो अक्ष है ये कोई खींचा हुआ नहीं, ये काल्पनिक रेखा है। क्या है? ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, यह एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ये क्या करती है कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो आगे देखते हैं क्या दे रखा है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है उसको विषुवत वृत्त कहा जाता है। अब ये देखिए, ये जो लाइन है हमारी, ये हमारी विषुवत वृत्त हो गई। यहाँ पे ये माना जाता है कि 0 डिग्री है। ठीक है, अब इसके ऊपर जाएंगे तो उत्तरी हो जाएगा, और इसके जब नीचे जाते हैं हम तो ये क्या हो जाता है? ये दक्षिणी हो जाता है, दक्षिणी। ठीक है, ऊपर से तो
तो अब देखेंगे पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, ऊपर भी उतना ही होता है, नीचे भी उतना होता है। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। क्या बनाती है? काल्पनिक। ये भी जो ये वृत्त विषुवत वृत्त माना गया है, ये भी क्या है? एक प्रकार का एक काल्पनिक वृत्त है, कोई खींचा थोड़ी गया है, ये माना गया है अध्ययन करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तखंडों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहते हैं। अब ये देखिए, ये जो दे रखा है इसमें, ये सब जितनी ये समानांतर रेखाएं हैं, ये जो जा रही हैं, ये सब क्या हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है। अक्षांशों को किस में मापा जाता है? अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाता है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप 360/4 होता है, यानी 90 अंश होता है। एक तरफ कितना होगा? 90 होगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी ध्रुव को भी दर्शाता है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। देखिए, ये मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ये ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री, ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो अब ये यहाँ से ऐसे 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 चलेंगे, यहाँ पे जब आएंगे तो ये हो जाता है हमारा 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री अक्षांश हो जाता है। ये 1 2 3 ऐसे चलते जब चलेंगे, और नीचे भी वही होगा 1 2 3, और यहाँ पे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये उत्तरी ध्रुव 90 अंश पे अक्षांश होता है, ये दक्षिणी ध्रुव पे 90 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री। तो अगर बात किया जाए कि कुल अक्षांश रेखा की, तो कुल अक्षांश कितने हो गए हमारे? बताइए भाई। तो कुल अक्षांश अगर देखा जाए तो 90 ऊपर के और 90 नीचे के, और ये 0 बीच वाला, तो कितना हो गया? 181। कितने हो गए अक्षांश? 181। ये तब होते हैं जब 90 डिग्री ऊपर को उत्तर ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को दोनों को माना जाता है। अगर क्या किया जाए कि इनको बिंदु मान लिया जाए, क्या माना जाए? बिंदु मान लिया जाए, तो ये 2 कम हो जाती हैं। तो ये 90 ऊपर वाला, ये 90 नीचे वाला, तो कितनी हो जाएंगी? 179। तो इतनी ही बचती। तो हमें ध्यान रखना है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 181 हैं। अगर ये जो ऊपरी वाला उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव जो 90 अंश वाला है, जो अगर इसको बिंदु वृत्त मान लिया जाए, तो ये क्या हो जाती हैं? ये 179 हो जाती हैं। ठीक है, तो यही दे रखा है। आप देखते चलिए, आगे देखते हैं क्या दे रखा है। वही सब दे रखा है इसमें। अब क्या है, इस वृत्त के समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। वहीं जो 0 डिग्री के ऊपर है विषुवत वृत्त के ऊपर, वो उत्तरी अक्षांश, नीचे वाले दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अब यही सब दे रखा है। इस अब एक और चीज़ कह रहा है कि सामान्यतः, अब देखिए होता क्या है कि जो अक्षांश है हमारा, ये हमें क्या बताता है? ये हमें स्थिति बताता है। स्थिति, अगर हमें किसी चीज़ की स्थिति पता करनी है, कोई स्थान कहाँ पे है, तो हमें अक्षांश से पता लगता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बता रहा है कि अगर कोई अक्षांश है तो उसका क्या महत्व है। तो ये इसी में बता रहा है, कह रहा है कि इसलिए प्रत्येक अक्षांश का मान उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। तो मान लीजिए अगर ऊपर है तो उत्तर लिखेंगे, नीचे है तो दक्षिण है। अगर 10 डिग्री हम अक्षांश की बात कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि 10 डिग्री कहाँ पे है, ऊपर है कि नीचे है, उत्तर में है या दक्षिण में है, तभी हम बता पाएंगे। ठीक है, तो अब आगे क्या दे रखा है कि यहाँ पे कि सामान्यतः उत्तर या दक्षिण अक्षांश से लिखा जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेली हॉरिजॉन्टो, दोनों एक ही अक्षांश कितने पे? 20 डिग्री पर स्थित हैं। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में स्थित है तथा बेलो हॉरिजॉन्टो विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है। तो ये कह रहा है कि 2 हैं शहर 20 डिग्री पे ही स्थित हैं, लेकिन एक कहाँ पे है? एक ये है ऊपर है 20 डिग्री पे ना, उत्तर में है, और दूसरा कहाँ पे है? 20 डिग्री दक्षिण में है। 2 शहर की बात कर रहा है। तो खाली हमें 20 डिग्री से नहीं 20 डिग्री अक्षांश से पता नहीं चलेगा, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि वो चीज़ उत्तर में है कि वो चीज़ दक्षिण में है। चलिए आगे देखते हैं क्या दे रखा है। अभी हमें दे रखा है महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समानांतर रेखाएं। ठीक है, तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 अंश उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट समांतर रेखाएं बता रहा है इसमें। जैसे ये वाला चित्र देख लीजिए, ये वाला ये है, हाँ इसमें समझिए। इसमें देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त इसको बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए
ये क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाई कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और यहाँ पे आ जाओ, जो जो 23.5 डिग्री है नीचे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मकर रेखा। देखो कर्क रेखा हो गया। और ये जो ऊपर होता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव व्रत। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव व्रत। और ये जो 90 डिग्री होता है, इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार दक्षिण में आ जाओ, जैसे वैसे है उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में होगा कि 23.5 डिग्री क्या हो गया? मकर रेखा हो गया। और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव व्रत कहेंगे। और ये जो 90 डिग्री है इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें क्या है? ये तो क्या हो गया? ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव व्रत हो गया। और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव हो गया तथा नीचे क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव हो गया। सेम चलता है, बस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में चेंज करना है। अब इसमें देखिए बीच के स्थान को क्या कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो होता है ये वाला क्षेत्र, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा वाला ये क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? उष्ण। उष्ण कटिबंधीय। देखो उष्ण दे रखा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। तो ये कितना 23.5 डिग्री से उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री नार्थ तक, तो ये क्या हो गया? उष्ण कटिबंधीय हो गया। अब देखिए आगे वाला कौन सा क्षेत्र दे रखा है? ये वाला, ये 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री तक, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या है? शीतोष्ण। जब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे शीत प्लस उष्ण, यानी यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे गर्म प्लस ठंडा होता है, यानी गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? ये शीतोष्ण होता है, ना तो यहाँ पे ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा यहाँ पे ठंडा होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए इसको उष्ण बोलते हैं। यहाँ पे गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है, इसको तो शीतोष्ण बोलते हैं। अब ऊपर देखते हैं 66.5 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री तक, ये वाला 90 डिग्री तक, ये है ऊपर 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो यहाँ तक क्या होगा? तो यहाँ तक क्या होता है कि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं शीतोष्ण, शीत कटिबंध। इसको क्या बोलते हैं? इसको शीत कटिबंध बोलेंगे। बिल्कुल शीत, बहुत ठंडा। ये क्या है? बहुत ठंडा, बहुत ठंडा है ये बहुत ठंडा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है, तो ये क्या हो गया? शीत कटिबंध हो गया। लेकिन कहाँ पे शीत कटिबंध है? उत्तर में है, तो उत्तर शीत कटिबंध। अब यही वैसे ही यहाँ पे हो गया। यहाँ पे भी क्या होगा? गर्म प्लस ठंडा, कम गर्म कम ठंडा, तो ये शीतोष्ण हो गया। और ये दक्षिण वाला है, तो दक्षिण में क्या हो गया? यहाँ पे बहुत ठंडा है, सब बर्फ ही बर्फ है, तो यहाँ पे दक्षिणी शीत कटिबंध हो गया। तो कितने हैं हमें याद रखना है? उष्ण, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, 3 है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। और उत्तर लगा देंगे तो उत्तरी शीत कटिबंध, और दक्षिण लगा देंगे तो दक्षिणी शीत कटिबंध। तो हमें इतना याद रखना है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। वहीं दे रखा है, ये जो अभी हमने आपको समझाया कि क्या क्या दे रखा है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा वहीं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पे। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव व्रत, तथा चौथा क्या है? विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में तथा दक्षिणी ध्रुव व्रत। ठीक है, तो ये 4 बता रखा है कि वो रेखाएं दे रखी हैं। अब आ जाता है पृथ्वी के ताप कटिबंध, वही जो अभी आपको हमने समझाया कि उष्ण कटिबंध क्या होता है। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रखा है। एक चीज़ ये बता रहा है कि अगर कोई चीज़ हम कहीं पे सीधी जाती है, सीधी पे जाती है, तो वो ज़्यादा जाती है, मात्रा ज़्यादा होगी और तेज जाती है। क्या? तेज जाएगी। और वही कह रहा है सीधी सतह पर टार्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्रफल पर फैलता है। तो कोई चीज़ जब कम क्षेत्र पर फैलेगी तो उसकी ऊर्जा या इंटेंसिटी, ऊर्जा क्या होती है? उसकी ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। जब कोई ये एक ही जगह पे, कम जगह पे गिरता है। जब कोई चीज़ यहाँ पे देखो, जब क्या है कि जब कोई टार्च ज़्यादा जगह पे प्रकाश फैलेगा तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? उसकी ऊर्जा कम होती है। उसकी ऊर्जा जब ज़्यादा जगह पे पड़ेगा, तिरछा जाएगा तो ज़्यादा जगह पे पड़ेगा, और तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। तो अब देखते हैं क्या दे रखा है इसमें ताप कटिबंध में। ताप कटिबंध में कह रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब देखो ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी पर ये वाला, ये और ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया 0 डिग्री ऊपर है ये कर्क, और नीचे क्या है? ये मकर।
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सूर्य क्या होता है कि ये सूर्य सिर्फ यहीं पे ही जाता है। सूर्य यहाँ से आता है और फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है। तो सूर्य सिर्फ 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में ही घूमता है। और यहाँ इसके ऊपर कभी सूर्य नहीं जाता, कर्क रेखा के ऊपर कभी नहीं जाता, ना ही मकर रेखा के ऊपर जाता है। क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे जीरो से शुरू किया तो ये कर्क पे गया, कर्क से फिर जीरो पे आया, फिर मकर पे गया, मकर से फिर जीरो पे, फिर यही करता रहता है पूरे साल भर। तो क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य हर अक्षांश पर कम से कम एक बार ठीक ऊपर होता है। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंध बोलते हैं। ठीक, समझ में आगे देखते हैं क्या दे रखा है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। वही हमने जो बताया कि कर्क ना तो कर्क के ऊपर सूर्य कभी जाता है, ना तो मकर के ऊपर कभी भी सूर्य जाता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। अब जब ध्रुव की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये पृथ्वी है तो सूर्य तो यहीं पे इतने में ही रहेगा, तो ये यहाँ पे ये जो ध्रुव की तरफ होती हैं ये तिरछा जाती हैं। कैसे जाती हैं, तिरछी जाती हैं। ठीक है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच पाए जाने वाले क्षेत्र को तापमान तापमान क्या होता है, मध्यम रहता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब यहाँ पे जो ये शीतोष्ण कटिबंध यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। आगे क्या देखा, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। अब ये यहाँ से ऊपर ये वाला जो भाग है, इसके बीच का ये वाला भाग, और यहाँ से ये वाला भाग, यहाँ पे बहुत ठंड होती है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा अक्षांशों के बारे में। अक्षांश अब यहाँ से शुरू हो गया हमारा देशांतर। हमें दो ही चीज़ें पढ़नी है, अक्षांश एवं देशांतर। तो हमने क्या बताया कि अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश हमें किसी भी, क्यों जरूरी है कि अक्षांश से हमें किसी भी जगह की स्थिति पता लगती है। हमें ये पता लग जाए कितने अक्षांश है, कितने डिग्री अक्षांश है, कहाँ पे है, उत्तर में है या दक्षिण में है, तो हमें पता लग जाता है कि वो चीज़ कहाँ पे है। तो लेकिन उसमें केवल अक्षांश से पता नहीं चलेगा, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें देशांतर की भी आवश्यकता पड़ती है कि देशांतर कितना है वहाँ पे। तो यही देशांतर के बारे में दे रखा है। तो क्या देशांतर के बारे में दे रखा है, किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता हो रही है। कह रहा है अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। अब देखो, देशांतर रेखा क्या होती है, ये हमारी पृथ्वी है, तो जो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी ध्रुव से ये जोड़ रही है ना, ये देशांतर रेखा होती है। क्या होती है, ये देशांतर रेखा होती है। जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी गोलार्ध ध्रुव से जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। अब इसी प्रकार से ये लाइनें खींची होती हैं, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये होती हैं इस प्रकार से लाइनें। तो अब इसी में क्या दे रखा है, क्या कह रहा है कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। कौन सा है कि प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर है। लेकिन अब हमें ये बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पे है, ये पूरब में है कि ये पश्चिम में है। तो अब ये पूरब और पश्चिम हमें कौन बताएगा, ये हमें देशांतर बताएगा। ठीक है, तो यहीं दे रखा है, आगे देखते क्या दे रखा है। कहते हैं कि उनके बीच की दूरी को देशांतर अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा सेकंड में विभाजित किया जाता है। उनके बीच की दूरी को ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी याम उत्तर आपस में मिलती हैं। तो ये क्या बता रहा है, समझो पहले। देखो ये क्या है, मान लीजिए हमारा ये है हमारा पृथ्वी, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या माना जाता है, ये हमारा मान लिया गया 0 डिग्री। ठीक, तो ये 0 डिग्री हो गया। और इसी के अपोजिट में जो होता है ये बिल्कुल इसके पीछे माना जाता है, उसको 180 डिग्री खींचा जाता है। ठीक, कितना खींचा जाता है, 180 डिग्री। अब देखो इधर से भी गए हम तब भी 180 डिग्री मिलता है, हम इधर से भी जाते हैं तब भी वही क्या मिलता है, 180 डिग्री मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि 180 डिग्री क्या है हमारा, ये कॉमन है। ना तो हम इसको कहेंगे पूर्वी
180, यानी कहने का मतलब ये है कि पूर्वी 180 डिग्री और पश्चिमी 180 डिग्री वो दोनों एक ही हैं। अब देखो ये जो 0 डिग्री खींचा गया है, इसके जो इधर सब होती हैं, ये सब क्या होती हैं, पूर्व वाली देशांतर बोली जाती हैं। और इस 0 के जो इधर होती हैं, ये सब क्या बोली जाती हैं, पश्चिमी देशांतर बोली जाती हैं। अब ये खींचा कहाँ से गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। तो ये कहाँ से खींचा गया है, देखो आगे चित्र में भी दिया रखा होगा। ये एक स्थान है लंदन का ग्रीनविच। तो लंदन के ग्रीनविच से क्या खींचा गया है, ये 0 डिग्री देशांतर खींचा गया है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रमुख याम्योत्तर रेखा। प्रमुख याम्योत्तर रेखा, प्रमुख याम्योत्तर रेखा इसको कहते हैं। यहाँ से क्या होता है, समय का निर्धारण होता है। यहाँ से क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय समय का, जो अंतर्राष्ट्रीय समय है हमारा, उसका निर्धारण होता है। कहाँ से, लंदन के ग्रीनविच साला से खींची गई। तो 0 डिग्री को इसको प्रमुख याम्योत्तर रेखा कहते हैं। इसके पूरब में सभी पूर्वी देशांतर और पश्चिम में सभी पश्चिमी देशांतर होती हैं, हमें याद ये रखना है। और जो हमने 180 डिग्री खींचा है वो क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण करती है। तो उसको भी देख लेते हैं। अभी इसमें ये देखते हैं क्या क्या दे रखा है, जरा एक बार देख लें फिर और बताते हैं आपको। देशांतर अंशों में मापा जाता है, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं जिनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। कहने का मतलब ये है, अब जैसे ये हमने इसको मिलाया ऐसे, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे घट रही है, बढ़ रही है विषुवत पे, लेकिन जैसे ही ध्रुवों के पास जाते हैं ये घटते घटते क्या हो जाती है, ये शून्य हो जाती है। यहाँ पे बढ़ी, यहाँ पे घट के शून्य हो गई। ठीक है, तो यही ये दे रखा है। अक्षांश, विभिन्न देशांतरों की लंबाई समान होती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। लंबाई इनकी समान होती है, लेकिन जो चौड़ाई होती है वो वहाँ पे जा कर के, कहने का मतलब ये सभी, ये तो सब बराबर होती हैं, लेकिन जब ये इनके बीच की जो दूरी है, जैसे एक और इनके बीच की दूरी है, ये यहाँ पे जाके ध्रुवों पे जो बीच की दूरी है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे यहाँ पे इसके बीच में दूरी इतनी है, लेकिन यहाँ पे गए तो ये क्या हो गए, ये शून्य हो गई। लेकिन इनकी सबकी लंबाई आपस में क्या होती है, ये बराबर होती है। ठीक है, यही कह रहा है ये, और कुछ नहीं बता रहा है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि हाँ देखो कहाँ से खींची गई वहीं देर के, इसलिए मुख्य संख्याओं को व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। वहीं जो ग्रीनविच पाठशाला है, इसके जो इधर पूर्व में है, इधर क्या हो गया, इधर पूर्व होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है, इधर पश्चिम होता है। ठीक है, तो इधर चलेंगे 1 2 3 4 180 तक, और इधर भी चलेंगे कितना, 1 से लेकर के 180 तक। तो वहीं दे रखा है। प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 अंश पूर्व में और 180 अंश पश्चिम में गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर 180 अंश मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वही जो अभी हमने आपको बताया, ये देखिए चित्र में देख लीजिए, ये 0 डिग्री हो गया। तो ये हो गया 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गया, गड़बड़ हो गया कुछ, ये हाँ, ये हो गया हमारा 0 डिग्री। तो अब इस फिगर देख लेते हैं, ये 0 डिग्री हो गया हमारा। ठीक, अब इसके अपोजिट में ही हम जब जाएंगे बिल्कुल इधर पीछे, तो वहाँ पे होता है 180 डिग्री, ये 0 डिग्री है। तो इधर से जाएंगे तो 180, इधर से जाएंगे तो 180, यानी ये जो 180 वाला है ये कॉमन रहता है, इधर से जाएंगे इधर से जाएंगे। ठीक है, तो वही समझा रहा है कि 0 डिग्री देशांतर को 180 अंश पूर्व या पश्चिम तक की गणना करते हैं। यहाँ तक हो गया था। यहाँ पे ये वही बता रहा है कि यह जानना रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिमी याम्योत्तर रेखा एक ही परिस्थित है। कह रहा है चाहे 180 अंश, जो हमने पहले ही बता दिया कि 180 अंश डिग्री चाहे पूर्व हो चाहे पश्चिम हो, वो एक ही रेखा है। कहने का मतलब वो कॉमन है, वो दो नहीं है, यानी कि 180 अंश पूर्व 180 अंश पश्चिम, वो दो नहीं है, वो कॉमन ही है। ठीक है, अब आते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे दे रखा है कि हाँ, ग्रिड को देखो, ये 90 डिग्री जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये बता रहा है कि कैसे हमें अगर कहीं स्थान की पता करनी है। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ये फिगर देख लेते हैं। ये फिगर जो है कि वही जो हमने अभी आपको समझाया है,
वहीं इसमें दे रखा है। ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नहीं तो आएगा नहीं। हाँ, ये देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ पे देखो क्या है, ये जा रहा है हमारा 0 डिग्री, इसी को क्या कहते हैं, ग्रीनविच। ठीक है, तो इसके इधर में कितना हो गया है, सब पूर्व हो गया। और यहाँ पे देखो ये जो रेखा है ये 180 अंश है, ये 180 अंश क्या हो गई, पूर्व हो गया। और यही वाली है 180 अंश जो पूर्व वाली है, चाहे इसको पश्चिम बोलो चाहे पूर्व बोलो, ये एक ही है दोनों ये वाली। और ये 0 डिग्री हो गया, तो इधर भी 180 और इधर भी 180। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, कॉमन है। ये लंदन से जा रही है, ग्रीनविच साला से जा रही है, तो ये भी इसमें देश पूछ लेता है कितने देशों से जाती है। तो प्रमुख यामी उत्तर रेखा है, इसको समय निर्धारण करते हैं, समय रेखा भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। और ये क्या होती है, 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये क्या करती है, तिथि का निर्धारण करती है। ठीक है, तो बस इतना था इसमें। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। अब आ गया देशांतर और समय। समय कैसे निकालना है वो ये कह रहा है। तो देखो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये अपना एक पूरा चक्कर अपने अच्छा कितने समय में लगाती है, अक्षांश के जो ये इसकी अक्ष है कितने समय में घूमती है, तो ये 24 घंटे में। 24 घंटे में कितना घूम लेती है, जब एक पूरा चक्कर लगाएगी तो ये 360 डिग्री। ठीक है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी बताओ भाई। एक घंटे में अगर हम 24 से इसको भाग कर दें तो पता चल जाएगा हमें। तो 24 से भाग कर दें, 24 छछा 36 और ये 15, यानी एक घंटे में ये 15 अंश चलती है। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई, 60 मिनट। तो 60 मिनट चलेगा बराबर 15 अंश। तो एक अंश कितने मिनट में चलेगा, तो एक अंश चलेगा बराबर भाग कर देंगे तो 4 मिनट में। यानी एक अंश अगर हम चल रहे हैं तो 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। अब समझते हैं यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री पर हैं तो अगर हम एक अंश एक पे आ गए तो यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो यहाँ पे 12 बजकर कितना हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा एक अंश पे। और जैसे ही हम 15 डिग्री देशांतर पे आएंगे तो कितने घंटे का समय, अगर यहाँ पे 0 डिग्री 12 बज रहा है तो यहाँ पे कितना बजने लगेगा, 1 बजने लगेगा। ये पूरब में क्या होता है, समय बढ़ता जाता है, पूरब में समय बढ़ता जाता है, पश्चिम में उतना ही समय घटता जाता है। 0 डिग्री के पश्चिम में जाएंगे तो उतना ही समय घटेगा और जितना आगे जाएंगे उतना बढ़ेगा। कहाँ से, 0 डिग्री से, प्रमुख यामी उत्तर रेखा से। तो बस इतना ही दे रखा है, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। क्या दे रखा है, देशांतर और समय के बारे में दे रखा है। क्या कह रहा है, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी चंद्रमा ग्रहों की गति है, सूर्यास्त प्रतिदिन होता है और स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली, यहाँ पे परछाई का दे रखा है। कह रहा है कि अगर दोपहर है तो दोपहर में सबसे छोटी परछाई होती है एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी परछाई होती है। अगर आपसे पूछ ले स्टेटमेंट को देने के कि दोपहर के समय जो है कि लंबी परछाई होती है, तो ऐसा नहीं होता, दोपहर के समय हमारी परछाई सबसे छोटी होती है। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी आती हैं, जितना तिरछा पड़ेंगी उतनी ही जो है कि परछाई लंबी बनेगी। बस इतना दे रखा है इसमें। अब ये ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामी उत्तर, जिस समय सूर्य आकाश में सबसे ऊंचे पर होता है, यामी उत्तर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। कह रहा है कि जिस समय जिस समय आकाश में सबसे ऊपर होता है वहाँ पे क्या होगी, यामी उत्तर में स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। अब ये जो हमने आपको कैलकुलेशन बनाया कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो एक घंटे में 15 अंश घूमेगी तो 4 मिनट लगेगा एक अंश को घूमने में। ठीक है, तो यानी कि अगर एक घंटा घूमने के लिए उसे कितना, 15 अंश चलना पड़ेगा। यानी कि 15 अंश पर क्या होता है, एक घंटा अब पश्चिम में पीछे हो जाएगा, दे रखा है पश्चिम में पीछे हो जाएगा और एक घंटा पूरब में आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बस यहीं दे रखा है 180 अंश पे मध्य रात्रि होती है। अगर एक जगह पे मान लीजिए कि ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बजे हैं तो उस समय 180 अंश पे क्या होगा, तो उसको क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो मिनट में, तो वो क्या हो जाएगी, मध्य रात्रि हो जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है इसमें। तो यह यहाँ हो गया, हाँ, किसी भी स्थान पर सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी द्वारा दिखाया गया समय उस समय स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं देशांतरीय स्थानीय समान है। ठीक है, बस इतना हो गया। हम मानक समय क्यों मानते हैं, अब मानक समय क्यों मानते हैं, भारत के बारे में बता रखा है। तो देखिए भारत की मानक समय रेखा एक तो हमने देख ली,
अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा वो कहाँ से निकलती है? ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच से निकलती है। लेकिन भारत की कितनी है? तो भारत की कितनी है? वो 82.5 डिग्री है। भारत की कितनी है? 82.5 डिग्री है। अब वो कहाँ से गुजरती है भारत वाली? तो ये गुजरती इलाहाबाद के नैनी से। ये देखिए, ये है, एक मिनट, क्या हो गया, ये भारत वाली कौन सी है? ये 82.5 डिग्री देखिए, ये इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। होता क्या था कि अगर इसको न बनाया जाता तो यहाँ पे गुजरात में, और ये जो ये दे रखा है हमारा ये अरुणाचल प्रदेश या असम वाला एरिया, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे समय का अंतर आ जाता था। तो इसीलिए क्या किया गया कि बीच की मानक समय रेखा मानी गई, जहाँ से कि हमारे पूरे देश का समय जो हो एक जैसा हो। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, सॉरी, समय रेखा माना गया है, जहाँ से समय का निर्धारण किया गया। कितनी है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार इसमें, इसके बारे में क्या बताया गया है। रेलगाड़ियों का समय तैयार करना कठिन होगा। गुजरात के द्वारिका, हाँ, तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर रहता था। यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे क्या है, असम का ये डिब्रूगढ़ है। तो यहाँ पे क्या था, 1 घंटे 45 मिनट का अंतर आ रहा था। इसीलिए हमने क्या किया कि ये इलाहाबाद से जो जा रहा था देशांतर, उसको हमने मान लिया जो है कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा यहाँ से बराबर हो जाता है। गुजरने वाली किसी याम्योत्तर स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा को स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट को मानक याम्योत्तर माना जाता है। इस याम्योत्तर को स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। आगे देखते क्या दे रखा है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार 7:30 बजे मैच शुरू होगा, देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच में क्या अंतर है? तो भारत का ग्रीनविच कितना है, देखिए कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट। तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमें समय पता चल जाएगा। तो 4, देखो 4 दूनी ये 8 हो गया। अगर इसको हम पूरा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 82 डिग्री, तो तो ये लगभग आता है 330 मिनट, यानी 330 मिनट आता है इसको जब गुणा करते हैं। तो इसको जब हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 300 मिनट का मतलब क्या हो गया, 5 घंटे हो गया। और ये 30 मिनट बढ़ जाता है, यानी 5.5 घंटे समय हमारा आगे है। कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। तो अब देखते हैं, यही लिखा है कि कि क्या दे रखा है कि भारत का ग्रीनविच पूर्व में 82.5 डिग्री कहाँ पे स्थित है, ये पूर्व में स्थित है, क्योंकि भारत कहाँ पे है, पूर्व में है। यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा है। देखो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं तो भारत में 7:30 बजे होते हैं। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। देशांतरी विस्तार उनका ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ अधिक माने गए हैं। क्या माने गए हैं, देशांतरी, वो जो मानक समय है रेखा है। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। तो ये था हमारा आज का दूसरा पाठ। तो अब इसमें देख लेते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। सॉरी, हो रहा है भाई। पृथ्वी का सही आकार क्या है, ग्लोब क्या है, कर्क रेखा का अक्षांश सीमांत 23.5 डिग्री होता है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, वही हैं उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण, शीतोष्ण और शीत, ये 3 हो गए कटिबंध। और कर्क रेखा का अक्षांश सीमांत कितना होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है। आगे क्या दे रखा है कि अक्षांश एवं देशांतर क्या है। अक्षांश से हमें क्या पता लगता है, अक्षांश से हमें स्थिति में सहायता मदद मिलती है। देशांतर से हम क्या नापते हैं, स्थिति के साथ साथ हम समय एवं तिथि का निर्धारण करते हैं, क्योंकि 180 डिग्री क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, और 0 डिग्री प्रमुख याम्योत्तर क्या है, समय रेखा है। आगे क्या कह रहा है कि ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, क्यों, क्योंकि सूर्य क्या होता है, साल भर इसी क्षेत्र में क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। सभी अक्षांशों पर क्या होता है, एक बार परपेंडिकुलर होता है, उसके बिल्कुल सिर के ऊपर ऊपर होता है।
जब भारत में 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर में 12 क्यों बजते हैं? क्यों? क्योंकि भारत का समय क्या है, 5.5 घंटा आगे है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आगे अच्छा और देख लेते हैं क्या कुछ और बहुविकल्प। हाँ, प्रमुख यामी उत्तर का मान कितना है? अब देखिए, प्रमुख यामी उत्तर कितना होता है? 0 डिग्री होता है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है बताइए? अब शीत कटिबंध क्या होता है कि जो ध्रुवों के पास पाया जाता है, चाहे उत्तरी में हो चाहे दक्षिणी में हो। अब देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? देशांतर कितने होते हैं? अब देशांतर कितने खींचे गए हैं? 180 इधर होते हैं, 180 उधर होते हैं, 0 डिग्री होता है। तो 180 प्लस 180, ठीक है। तो ये तो 360 हो गए, लेकिन 180 तो एक ही होता है, यानी ये कितने होंगे? 359 होंगे, लेकिन 0 डिग्री भी होता है। तो 0 डिग्री वाला भी देशांतर तो कितने हो गए? 360। तो कितने देशांतर हो जाएंगे? 360। दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है? अब दक्षिण है तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ग्रिड किसका जाल है? ये क्या होता है? समांतर एवं देशांतरी या उत्तरों का होता है। तो ये सब दे रखा है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।